बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला। एज यूजुअल आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतें में हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे आपका दिन आज के दिन की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके बाकी दिनों के अच्छे रिकॉर्ड के अंदर शुमार हो, यानी कि आप अच्छे दिनों में गिने आज के दिन को। अल मुख्तसर वैसे भी वीक का दरमियाना जो दिन होता है, इट ब्रिजेस द वीकेंड विद द वीक डेज, तो इसलिए थोड़ा सा बेहतर भी महसूस होता है। उतराई शुरू हो जाती है टूवर्ड्स वीकेंड, तो इसलिए हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। कल शाहीनों ने हमारा जो मिड वीक है वो बहुत अच्छा किया। अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, जब हमने देखा कि इतना बड़ा हदफ बन गया, लेकिन उसके बाद फिर द क्रैम्पी मर्द बहरान रिजवान जब आए और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक व्हेन ही प्लेड द इनिंग, उन्होंने साबित किया भाई जब पाकिस्तान का दिन होता है तो हम दुनिया का, हम वर्ल्ड का, अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट भी चेस कर जाते हैं। बिल्कुल, ये कोई 47 इयर्स के अंदर ये टारगेट पाकिस्तान ने 48 इयर्स का ये जो रिकॉर्ड है जिसको बनाया गया है, और वर्ल्ड कप की तारीख में जिस तरह से पाकिस्तान ने इस टारगेट को, इस हदफ को चेस किया, जो कह रहे हैं ना फतह के जो झंडे गाड़े हैं 6 विकेटों से छीनी है। वैसे वाकई 6 विकेटों से नाकाबिले यकीन किस्म का जो हदफ था उसको पूरा किया। स्टार्टिंग में वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान इतना अच्छा खेलेगा, बिकॉज स्टार्ट में हम थोड़े डगमगा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो अब्दुल्ला शफीक हो, रिजवान हो, जिस तरह से इन्होंने पूरे मैच को जो कह ना इसका पांसा पलटा है, बहुत मजा आया। आखिरी बॉल तक वो जो थ्रिल था ना मैच का वो रहा। बिल्कुल, और एक तो ये जो तब्दीली हुई थी बड़ी कमाल हुई। अब्दुल्ला शफीक की सूरत में पहले होनी चाहिए। बहुत कम मैचेस खेले हैं और जब खेले हैं अब्दुल्ला ने कम से कम अपनी क्लास जरूर दिखाई है। रन कम या ज्यादा किए, लेकिन कल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। इट वाज हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम एंड ही स्कोर्ड 100 माशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त अब्दुल्ला खेले। वनडे की पहली सेंचुरी भी उन्होंने इससे पहले भी, और बहुत प्रूव करते रहे कि वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अच्छा जी, इससे पहले कि हम मजीद बात करें, कल जो बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का एटमॉस्फेयर था कल हैदराबाद स्टेडियम का। पाकिस्तान यहाँ पे तकरीबन 11 दिन रहा ऑलमोस्ट, और कल पाकिस्तान का आखिरी मैच था हैदराबाद के अंदर। द बेस्ट पार्ट वाज जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा। द सपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद क्राउड, जिसका शुक्रिया बाबर आजम ने भी अदा किया, हमने भी अदा किया, तमाम पाकिस्तानियों ने भी। और वो साउंड बड़ी जबरदस्त थी जो भारत से आ रही थी। हाँ सुनाते हैं। वी बिलीव ओबियसली पाकिस्तानी शायकीन को तो वीज़े नहीं मिले, इंटरनेशनली कोई शायकीन आए हुए हों जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हों, या फिर दीज इंडियन स्पेक्टेटर्स, आई मीन वी मस्ट अप्रिशिएट। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिली पाकिस्तान को, और कल बहुत बड़ी तादाद में लोग भी मैच देखने आए थे। और कल हैदराबाद में चूंकि पाकिस्तान का आखिरी मैच था, इसमें बाबर आजम ने जो हैदराबाद का जो ग्राउंड स्टाफ था उसको अपनी जर्सी भी गिफ्ट की, और ये विजुअल्स भी आप उसके देख सकते हैं। दो के बाबर आजम का जब इंडिया के अंदर एंट्री हुई थी तो हमें रियलाइजेशन हो गई थी कि बाबर के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड स्टाफ भी था ये बड़ा अच्छा जेस्चर था किंग की जानिब से, किंग बाबर आजम की जानिब से। और उसके बाद अब ऑब्वियसली आगे आइंदा आने वाले दिनों में अहमदाबाद, चेन्नई के अंदर पाकिस्तान के मैचेस होंगे, तो वो भी बड़ा मेरे ख्याल में हैदराबाद ने इतनी अच्छी प्रेसिडेंट सेट की है। हम उम्मीद करते हैं कि जो डर हमारे जहन में था कि जी अगर मैच पाकिस्तान जीत गया तो इंडियन क्राउड क्या करेगा, हम उम्मीद करते हैं कोई इंतहा पसंदी बीच में आए, कोई बीजेपी माइंडसेट बीच में ना आया, तो इंडिया का जो अपना क्राउड है, जो इंडिया के अपने व्यूअर्स हैं, आई बिलीव वो बड़े क्रिकेटिंग लवर्स अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे मैचेस होंगे। आपने ग्राउंड स्टाफ का जिक्र किया, वी मस्ट अप्रिशिएट द काइंड ऑफ विकेट वाज मेड येस्टरडे अर्मिला हसन। एक तो ये कि तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 600-700 रन इस पे स्कोर हो गया तकरीबन विकेट के ऊपर। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं था कि विकेट अगर बैटिंग थी तो बिल्कुल फटा विकेट थी। अगर अच्छी बॉल बॉलर्स करना चाह रहे थे, जैसे पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग की, तो पाकिस्तान ने कंटेन किया, ऑलमोस्ट 60 रन बने। तो इससे साबित हुआ कि विकेट का जो मिजाज था वो बड़ा दिलचस्प था, प्रॉपर क्रिकेटिंग विकेट थी। तो मैं इस पे भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ऐसी विकेट हमें चाहिए कि भाई अगर रन किसी ने करने हैं तो वो रन करे, और अगर बॉलर कोई अच्छी बॉल लेकर आएगा तो उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ये कल हो रहा था। बिल्कुल, अगर हसन अली ने भी कमाल किया भाई, हसन अली ने 4 विकेटें ले ली, और जिन बेचारों को पहले रन्स भी बहुत खाए चले अच्छी बात कर लेना बेचारे की। शाहीन ने भी वही एक कमाल
हमारे बॉलर्स ने तो बहुत किया था, शुक्र करे हमारी बैटिंग चल गई। वैसे वाकई हमारे कितना जीत का जो ना कोई हार का कोई बाप नहीं होता, और जीत जो है ना वो सब उसको, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाले मैचेस जो हैं अल्लाह करे अच्छे हों। और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान आज का मैच है, और आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं तो आज सुबह ये सोची थी अगर अफगानिस्तान इंडिया को व्हाट इफ, यस इट्स वेरी मच पॉसिबल, हां यू नेवर नो, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वन। और अगर ये हो जाए तो इंडिया की टीम फिर बहुत प्रेशर में होगी। 14 तारीख को मदर ऑफ ऑल मैचेस गोइंग टू हैपन इन अहमदाबाद, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये मैच होगा, आप जिस पर सारी हमारी नजरें दो कि जय शाह साहब ने एशिया कप के अंदर बहुत मजा किरकिरा किया था हमारा, बारिश में जो ना हमारे अरमान पानी हो गए। लेकिन आई बिलीव जो मोमेंटम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए था, जो शोल्डर्स थोड़े हमारे डाउन थे, सर गिरे हुए थे, थोड़ा डिप के अंदर थे, हम कल वॉरियर्स की तरह हम उठे हैं। और नाउ आई बिलीव कि पाकिस्तान टीम के पास एक अच्छा मौका है कि दे कैन सिंपली फाइट बैक एंड दे कैन विन लाइक वॉरियर्स, जिस तरह कल खेले हैं रिजवान। और बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि रिजवान कभी भी उस तरह का प्रेशर नहीं लेते जो अक्सर पाकिस्तानी बैटर्स ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रिजवान जो है ना प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो ये उनकी क्वालिटी। और साउथ शकील को भी वही तारीफ करें, उन्होंने भी 30-31 रन बनाए, लेकिन अच्छी इनिंग खेली, मच नीडेड इनिंग थी एट दैट टाइम। कल बड़े जबरदस्त हमारे जो प्लेयर्स थे, उन्होंने अब्दुल्ला शफीक चूंकि हाईलाइट रहे, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस को हम सब बहुत मजे से देख रहे थे। ऑब्वियसली कल मुझे भी मैच देखने का इत्तेफाक हुआ, पूरा थोड़ा बहुत मैंने अब इसको फॉलो किया, तो इट वाज इंटरेस्टिंग। और जनाब ये जो हम इंडिया और अफगानिस्तान की बात करें, आपको आज आप किसको सपोर्ट बेट लगाने जा रही हैं? हाँ, मैं यही सोचने लगी थी। अच्छा, हमारे साथ रिशाद महमूद साहब हैं, तजिया भी ले लेते हैं ना। तो वैसे आपने जिस ख्वाहिश का इज़हार किया, मैं आपकी ख्वाहिश को बैक करूंगा कि आज अगर अफगानिस्तान हरा दे तो क्या तमाशा हो। तो इसमें भी हम देखेंगे क्या होता है। अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर ये मैच हो रहा है, ये भी आपको बताना जरूरी है। हमारे साथ रिशाद महमूद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, कल भी हमारे साथ थे, और कुछ बातें रिशाद साहब ने की थी जो दे वर प्रूवन करेक्ट। आज भी जरा हम उनसे तजिया लेते हैं, और हमें एक और एनालिस्ट भी हम कोशिश करेंगे उनसे रब्ता हो तो हम बात करें। रिशाद साहब, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको रिशाद साहब? I guess there is an issue with the audio. रिशाद साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं, उनको ऑडियो नहीं आ रही है। चलिए जी, उनसे राबता होता है तो फिर देखते हैं। कल फिर आपने बाबर आजम और इमामुल हक को डिस्कस किया। इमाम को मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। वो ऐसे इमाम है जिनकी वजह से मुक्तदी की नमाज खराब हो जाती है। कल इमाम ने वंस अगेन वही गलती की जो उन्होंने हॉलैंड के खिलाफ की थी, वही पुल शॉट जो वो पूरा नहीं मार सकते या मार सके। अहमद से अच्छे टैलेंटेड बैटर हैं, लेकिन पाकिस्तान को और किसी भी वनडे टीम को एक कंसिस्टेंट अच्छे ओपनिंग स्टैंड की जरूरत होती है। अमला, एक होता है आपको किसी अच्छे बॉलर की अच्छी गेंद पड़ गई, आप आउट हो गए, दिस इज नेचुरल, दिस इज क्रिकेट। जैसे बाबर कल थोड़े से अनलकी रहे, मैं ये कहूंगा, कोई बहुत अच्छी बॉल नहीं थी, बाहर जाती हुई बॉल थी, लेकिन हो जाता है, क्रिकेट है। और बड़े मायूस भी नजर आए। लेकिन इमाम साहब जो कर रहे हैं ना, वो कुछ ठीक नहीं है। समझ नहीं आ रहा। रिशाद हमारे साथ हैं मौजूद। रिशाद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आपको शाद साहब, जैसे इमरान ने कहा कि कल आपने काफ़ी बातें की थी, और कल के तजिए में आप उसका जो आज कल मैच हुआ, इनफैक्ट उसमें बड़ी चीज़ें सही भी साबित हुई। कल सबसे पहले तो अब्दुल्ला शफीक को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, और जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तानी टीम को संभाला। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये कि बास प्लेयर्स पे असल में एक छाप लगा देते हैं बहुत से एनालिस्ट और बहुत से एक्सपर्ट जो हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरह सऊद शफीक हैं, सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, ये लोग लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में इतने कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि इस पे बिल्कुल बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, शॉर्टर वर्जन में भी। और जिस तरह से आप देखिए कि इंग्लैंड के जो रूट हैं, वो भी टेस्ट के प्लेयर हैं, लेकिन वो वनडे में भी कितना अच्छा खेल रहे हैं, तो किसी को लेवल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। Amla has been very kind that she asked about Abdullah and Rizwan, क्योंकि वो तो उन्होंने प्रूव भी किया अपने बल्ले से। I was supposed to ask about Imamul Haq. Imamul Haq being a senior player in the team, being a senior opener batter, जो कि अभी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी रिसेंट बिल्कुल करंट क्या उनके नहीं पता, लेकिन टॉप 3 के अंदर रहे हैं अभी रिसेंटली, मैं देख रहा था। तो उसके बावजूद उनका ऐसे क्रूशल मैचेस के अंदर ना चलना, और रिशाद साहब पाकिस्तान का आप सबको मालूम है कि 3-4 मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतना और अच्छे मार्जिन से जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट नीदरलैंड्स, अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड नाउ दिस मैच, हमने 2 तो जीत लिए। तो ऐसे मैचेस के अंदर भी अगर इमाम जैसे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या सवाल उठाना बनता नहीं है इनकी परफॉर्मेंस पे या इनकी सिलेक्शन पे?
जी अब बनता है बिल्कुल। ये बात मैं कहूंगा कि वाकई काफी कंसिस्टेंट भी रहे, जिसकी वजह से आईसीसी रैंकिंग में आए हैं। लेकिन ये है कि इमाम हक की अगर आप देखें रेंज ऑफ शॉट्स वो लिमिटेड है। वो कोई यानी स्लॉगर या ओवर द इनफील्ड या कोई इनोवेशन करते हुए नजर नहीं आते। उनकी एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट फील कर रहे हैं। ये देखिए आपको कुसाल मेंडिस की अगर आप बैटिंग देखें या पहले जो थी वो उनकी मलान की थी इंग्लैंड में, तो ये सर्फेसेस इंडिया में ऐसी हैं कि यहाँ पे आपको कोई हाफ पे शॉट कामयाब नहीं होगा। यहाँ पे फुल ब्रेडेड शॉट्स मारने पड़ेंगे। जो बाउंड्री जरा शॉर्ट है तो छक्के चौके के लिए जाएंगे, लेकिन कल बाबर को भी मैंने देखा एक हाफ पे ग्लांस करते हुए आउट हुए वो। इस तरह की शॉट्स नहीं चलेंगे इंडिया के पिचेस पे। ये बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे ही वक्त में देखिए कोचेस का रोल आता है। ग्रांट ब्रैडबर्न है पाकिस्तान के कोच, मिकी आर्थर है ऑफ कोर्स। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात करूंगा कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स की बॉलिंग कल अच्छी नहीं थी, काफी देवर ऑल ओवर द प्लेस, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस वक्त भी डिसीजन दिया था कि मॉर्न मॉकल को बॉलिंग कोच बनाएंगे साउथ अफ्रीका के, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मॉर्न मॉकल अपने जमाने में भी जब साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे तो ही वॉज अ सेकंड टियर प्लेयर। वो कभी एलन डोनाल्ड, कंटीनी या शॉन पोलॉक की क्लास में नहीं आए। ठीक कह रहे हैं। तो एक ऐसे आदमी को हायर करना कि ऐसे वक्त में शाहीन शाह अफरीदी जब स्ट्रगल कर रहे हैं, हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको बता सके, तो आई डोंट नो कि कितना इफेक्टिव होगा, लेकिन ये एस्पेक्ट बड़ा जरूरी है। तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर शायद यही फैक्टर है कि हमारी बॉलिंग भी सेकंड कैटेगरी में आ गई है। वो बॉलिंग जिसको दुनिया बेहतरीन बॉलिंग कह रही थी, और वो शाहीन जिन्हें नई गेंद का दुनिया का बेहतरीन बॉलर कहा, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त इस सारी सूरत हाल में। अच्छा, उसमें एक बात मैं और ये कहूंगा कि देखिए दुनिया की सारी टीमें इंडिया आई है वर्ल्ड कप खेलने, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से तैयारी की है। लेकिन इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने में जिस तरह के पिचेस मिल रहे हैं, जिस तरह के ग्राउंड्स हैं और जिस तरह की कंडीशन है, उसमें हर टीम को अपना गेम रेस करना पड़ेगा। तो डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 भी नहीं पहुंच सकी, इंग्लैंड की टीम 10 विकेट से न्यूजीलैंड से हार गई। तो इस तरह के वन साइडेड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं थे। इंग्लैंड तो बिल्कुल यानी वे आउट फेवरेट था अमंग द टू टॉप टीम्स, और इंग्लैंड का उस तरह से हारना न्यूजीलैंड से, तो बहुत सारी टीमों को ऐसी चीजों का इतराक हो रहा है। रिशाद साहब, व्हाट अबाउट द कॉन्फिडेंस जो हमने लूज किया था थोड़ा एशिया कप के अंदर, कल हमने उसको रीगेन किया और बहुत कमाल रीगेन किया। आई मीन जब मैं दोबारा से सोचता हूं कि 345 रन और पाकिस्तान उसको चेस कर रहा है, पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स 100 कर रहे हैं चेस करते हुए, और वो भी विकेट कंडीशन जब कोई बहुत ही ज्यादा बैटिंग विकेट नहीं हम कह सकते उसको, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट मिल रहा था एज ऑफ सेड, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस शायद काफी हद तक वापस आ गया होगा और अगेंस्ट इंडिया में हेल्प करेगा। आपका क्या टेक है इस पे? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें ये देखिए एक तो इससे पाकिस्तान टीम की डेप्थ का भी अंदाजा हो रहा है। अब के जब बाबर आउट हो गए, इमाम आउट हो गए, उसके बावजूद पाकिस्तान ने इतने बड़े टारगेट को अचीव किया। तो और बेहतरीन बैटिंग मैं समझता हूँ रिजवान आज से नहीं बहुत अच्छे से मैन ऑफ क्राइसिस हैं पाकिस्तान के। उनकी नर्व्स बड़ी स्ट्रांग है, उनको क्रैम्प्स भी हो रहे थे, कमर का दर्द भी था, लेकिन जिस तरह से दोनों अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने कैरी ऑन किया, वो उनकी मेंटल टफनेस का भी मुजाहरा है, उनकी स्ट्रोक टेकिंग का तो है ही। तो वो बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की बैटिंग में एक डेप्थ नजर आ रही है कि अगर बाबर आउट हो गए फिर भी पाकिस्तान तो फिर भी पाकिस्तानी की टीम संभली रही है। पहले ऐसे ही देखने में आता था कि बाबर आउट होते थे तो पूरी टीम लड़खड़ा जाती थी और फिर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अच्छा, जिस तरह से अभी हम बात करें कि इतना हाई स्कोर था जिसको हमने चेज किया, पाकिस्तान ने 2 के रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन ऑब्वियसली जब अब इन विकेट्स की बात करें, इन पिचेस की बात करें, तो ये हाई स्कोरिंग मैचेस तो हो रहे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में चाहे वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान का इन बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम के साथ भी मुकाबला है। ऐसे में अभी तो कल हमारी किस्मत भी अच्छी थी, कल हमारी बैटिंग लाइन भी चल गई, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जब बड़ी टीम्स के साथ मैच है तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे गौर करना होगा कि इतना स्कोर बने ही क्यों कि हमें उसको चेस करने में स्ट्रगल करनी पड़े। जी बहुत सही बात आपने की। यहाँ पे बॉलिंग कोच का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह बॉलर्स हमारे बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि बॉलर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए। और ये मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ उस मैच से एशिया कप के जिसमें इंडिया ने 350 बनाए थे और पाकिस्तान 128 ऑल आउट हो गया था। उसके बाद से अगर आप देखें तो हमारे मेन फास्ट बॉलर्स का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड कर गया। उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। इस स्किल तो उनके पास है,
उनको पेप टॉक देने की जरूरत है, उनको साइकोलॉजिकली बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन सर सॉरी टू कट यू, कल अगर हम आखिरी 10 ओवरों में 60-61 रन के ऊपर, जब ऑस्ट्रेलिया जब श्रीलंका के सारे बैटर्स बहुत सेटल्ड थे, उनके पास विकेट्स भी थी, उसमें हम अगर उनको 10 ओवर में 60 रन पे कंटेन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन फर्स्ट 35-40 ओवर्स? आई मीन प्रॉब्लम क्या माइंडसेट के, क्या वाकई कोचिंग का इशू है? क्योंकि वही बॉलर्स थे जब आखिरी 10 ओवर में हमारी जो पेस बैटरी थी वो जब बॉल कर रहे थे तो उन्होंने 60 रन पे रोका, जो कि बड़ी जबरदस्त एक परफॉर्मेंस थी उनकी, अदरवाइज इट कुड बी 400 जैसे लग रहा था हमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसमें यह है कि हारिस रऊफ को कुछ दिन पहले भी मिकी आर्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हारिस रऊफ ऐसे बॉलर जिनको होल्ड बॉल बेहतर करते हैं, वो फिर भी रिलेटिवली लीग बॉल थी जिससे उन्होंने काफी रन दिए, लेकिन सेकंड स्पेल में उन्होंने बहुत अच्छा टाइट स्पेल किया। तो इसी तरह से बॉलर, हर बॉलर का एक मिजाज होता है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। और दूसरे मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम जरूर है पाकिस्तान का, जो मिडिल ओवर्स में रन कंट्रोल नहीं होते, उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान के स्पिनर्स को ज्यादा रोल अदा करना पड़ेगा, डेफिनेट बात है। और एक बात मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया इतना बड़ा है, अब अगले मैचेस में हमें डिफरेंट कंडीशंस भी मिल सकती हैं, डिफरेंट पिचेस भी मिल सकते हैं, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए साइकोलॉजिकली। बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आगे अहमदाबाद है, चेन्नई है, दीगर स्टेडियम्स हैं जिनकी पिचेस यू नेवर नो कि किस तरह की होती हैं। अच्छा, कल क्राउड ने बड़ा अच्छा बैक किया पाकिस्तान को, और पहले मैचेस में हम देख रहे थे कि क्राउड आ भी नहीं रहा था, और पाकिस्तानी टीम को जो एक बैकअप चाहिए होता है, ऑब्वियसली हर टीम को उनके होम ग्राउंड का एज होता है, इंडिया को ये है। अब कल हैदराबाद ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही है, बहुत ही एक यानी इट वाज अ वेरी प्लेजेंट साइड। और उसमें मैं ये कहूँगा कि जिस दिन से पाकिस्तान की टीम हैदराबाद पहुंची है, उनका जो रिसेप्शन हुआ एयरपोर्ट पे, तो उसके बाद जो उनको जिस तरह से हैदराबाद की बिरयानी वगैरह पहुंचाई जा रही है और भी फैंस उनके आ रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है। और हैदराबाद में मैं ये कहूँगा कि काफी हद तक, बहुत हद तक एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे एजुकेशन की लिटरेसी भी बहुत हाई परसेंटेज है। तो वो लोग जो है वो अपनी बायसेस हटा के और एक जेन्युइनली एक अच्छी टीम को अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत इसकी खुशी हुई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो हमने इसमें ग्राउंड और क्राउड को भी डिस्कस किया, इट्स बीन वेरी अमेजिंग, लेकिन आने वाले मैच के अंदर हम देख रहे हैं कोई 11,000 मजमूई तौर पर सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें मुख्तलिफ NSG कमांडोज तैनात किए जा रहे हैं, 7,000 पुलिस और 4,000 होम गार्ड्स के फ़राइज़ सरंजाम, वो अपने फ़राइज़ सरंजाम देंगे। मैं देख रहा हूँ स्टोरी, तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में, टाइट सिक्योरिटी में, डू यू थिंक क्रिकेट आसान होगी देखना भी और इन्जॉय करना भी, एंड पर्टिकुलरली खेलना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम? जी, ये आप ठीक कह रहे हैं, इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, और हो सकता है कि पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर भी आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में भी पिछले 10 साल में जो हालात रहे हैं, जिस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी स्टेडियम्स पे यहाँ पे होती है, बिकॉज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो 2009 का था, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस चीज के लिए काफी यूज्ड टू है पाकिस्तान के प्लेयर्स, इतनी सिक्योरिटी से गुजर के जाना, इतनी सिक्योरिटी में खेलना। आप कह रहे हैं कि मसला होगा तो शायद इंडियन प्लेयर्स को हो सकता है, हमने ट्रेन किया अपने प्लेयर्स को। सही कह रहे हैं। अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं मिस ना कर जाऊं, वो रिजवान के हवाले से, कल जिस तरीके से उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, वो अगर कोई फिल्म बनी इस मैच के ऊपर तो उसका नाम होगा थोड़े क्रैम्प्स थोड़ी एक्टिंग, एज ही सेड अपने आखिरी इंटरेक्शन के अंदर। लेकिन हमें मालूम है कि वो मुकम्मल फिट नहीं थे, मुश्किल से अपनी इनिंग्स लेके चल रहे थे, और रिजवान को ये मसाइल रहते हैं वैसे। लेकिन एक चीज मुझे बीइंग क्रिकेट व्यूअर बड़ा खदशा पैदा हो गया कि खुदा न खास्ता अगर कोई इंजरी सीरियस हो जाती है, रिजवान जैसा हमारा प्लेयर खुदा न खास्ता कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगला पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, तो उसमें फिर पाकिस्तान के पास कोई प्लान बी है? हमारे पास आई बिलीव होना चाहिए। रात को एक टीजर हमें मिला है खुदा न खास्ता, क्योंकि क्रिकेट और इंजरीज तो साथ साथ ही चलता है। इस पे क्या कहेंगे? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसी के पेश नजर शुरू में कहा गया था कि आप एक रिजर्व विकेट कीपर लेके जाए और सरफराज अहमद जैसे सीनियर प्लेयर को टीम में रखें। वो बहरहाल सिलेक्टर्स ने नहीं किया, लेकिन देखिए आईसीसी के जो लॉज चेंज हुए हैं पिछले 3-3.5 साल से, उसमें एक बड़ी डिफरेंट चीज ये आई है कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर की जगह भी जो प्लेयर आएगा वो प्रॉपर गेम खेल सकता है, वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सकता है गेम में। तो उसमें उस हिसाब से पाकिस्तान इमरजेंसी में फौरन बुला सकता है किसी बैट्समैन को, उनको स्टैंड बाई पे रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो, रिजवान अपने फॉर्म में है माशाल्लाह, लेकिन ये कि डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका स्टैंड बाई रखना चाहिए, स्टैंड बाय रखना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच इरशाद महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और वर्ल्ड कप के हवाले से जी बात करें, कल पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान है,
उसको भी देखते हैं और मैं तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ आज। सेम है, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फैशन ऑफ फन, जिसमें अंबर लियाकत मुलाकात करवा रही हैं आज लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2023 में आए हमारे शोबे स्टार से। आपको दिखाते हैं। Hi, this is Amber Liaquat and I am reporting live from Lux 2023 in Karachi. What a glamorous affair. I mean, you name a person from the industry, the designers, the producers, actors, everybody is here, the stylists, the models, and everybody is looking fabulous. We are going to give you a lot of interviews, red carpet moments, inside moments. I'm so proud to be here क्योंकि सारे हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं. Everybody is cheering for one another. Everybody is supporting one another. Everybody is looking fabulous. So I have my very own favorite from my hometown, Vanessa. कैसी हो? कैसी हो? Do you like Karachi or Lahore? Yeah, both actually. I love Karachi because of the people, my friends. Yeah. You know, the city has such energy. And Lahore इसलिए कि वो तो घर है ना. घर है, हाँ. तो घर कब आ रही हो वापस? बहुत जल्द. And what are your plans for 2024? क्योंकि अब 2023 भाई 2024 के लिए तो बहुत ज़्यादा plans हैं. I'm starting a new brand. Yeah. So you will see that. Is it a Yeah. clothing brand or? It's a lifestyle, you can say. nice. Yeah, it's about. It's a wellness brand. And what do you think of Lux? How glamorous is it tonight? देखो, that's the amazing part that we have such amazing talent in this country. Yeah. You know, be it music, be it fashion, be it television. So it's a great opportunity for everyone to get together. एक ही प्लेटफॉर्म पे इतना ग्लैमर, इतना हुस्न और कहाँ नजर आता. मैं श्रिंक कैसे होता जा रहा हूँ? आई होप सही लग रहा हूँ. Dashing as always. थैंक यू. कुछ नहीं, मेडिटेशन. तो आप परेशान ना हो अगर आपका वेट बढ़ रहा है, आपने टेंशन नहीं लेनी. आप मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें. बस यही है ज़िंदगी मेरे हिसाब से. और इन्जॉय आज करें. आपको कैसा लग रहा है? हम आपके शहर आए हुए हैं लाहौर से. बहुत बहुत वेलकम आपको. थैंक यू वेरी हमें मच. मौका नहीं मिलता मेहमान नवाजी का. आज हमने आपको मौका दिया दे दिया. बहुत अच्छा लगता है हमेशा लक्स पे आकर, क्योंकि ये वाहिद हमारी फील्ड से रिलेटेड एक ऐसा इवेंट है जिसमें सब आते हैं. अच्छा, और ये आपका कौन सा लक्स है जो आप इवेंट अटेंड करें? मोर देन 10. या मोर देन 10. And when are we going to see you on big screen? बिग स्क्रीन सून. क्योंकि बिग स्क्रीन क्या भी बिजनेस प्लान आपको पता है, बट वो अनप्रेडिक्टेबल ही है. आप प्रोड्यूसर बन जाए ना. नहीं, प्रोड्यूसर यही तो नहीं बनना है. Do you watch Express? ऑफ कोर्स आई डू. What do you watch on Express? माय ड्रामा ऑन एक्सप्रेस. रजिया. Very glamorous. Fawzia. कितना ग्लैमर नजर आ रहा है आज रात को, Always the best. है ना? Yes. And amazing red carpet. Seriously, yes. और कितने अटेंड कर लिए आपने लक्स इवेंट्स? ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए. हाँ, 22 हैं, जिसमें से एक दो लाहौर वाले मिस हुए बिकॉज उस टाइम मैं कराची में थी, और बाकी तो सारे किए हैं. अच्छा, और व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? मॉडलिंग, एक्टिंग, व्हाई नॉट टीवी? टीवी इंशाल्लाह सून, बट मॉडलिंग यस कर रही हूँ अभी स्टिल, और लेकिन वेरी सिलेक्टेड. And maybe we'll see you on Express. इंशाल्लाह. Fatma, how glamorous is tonight? Of course, you are as glamorous as ever, but what do you think? What a glamorous affair. I think it's so glamorous. Everybody looks so beautiful and it's so well managed. I'm super excited to be here. You come to Lahore quite often. So what is it that you love about Lahore? I'm asking about Lahore because I'm from Lahore. I love the hospitality. Lahoris are so hospitable. Mehman Nawaz. इतने मेहमान नवाज, खुला दिल, ख्याल रखना चाहते हैं, प्यार करते हैं, जिंदा दिल लोग. I love Lahore and I love Lahoris. And what would you recommend Lahoris to do when they are in Karachi? I think they should eat because Karachi food is really good. And please eat biryani ताकि आप लोगों को पता चले कि बिरयानी क्या होती है. पुलाव नहीं होता, वो बिरयानी होती है. That's true.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और आपको पता है अक्टूबर के अंदर हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्टूबर के महीने में खवातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर है या छाती के सरतान के खिलाफ शऊर पैदा करने के तौर पर मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो इसका शुमार खतरनाक तरीन बीमारियों में होता है। दुनिया भर में लाखों खवातीन इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। पाकिस्तान में हर साल 100 में से 9 खवातीन इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं और ये कैंसर खवातीन में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो कह रहे हैं कॉमन कैंसर जिसे कह सकते हैं। और पाकिस्तान एशियन मुल्क में ममालिक के अंदर शामिल है जहां ब्रेस्ट कैंसर की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जुबैदा काजी मौजूद है, सदर पिंक पाकिस्तान। लेकिन उनसे बात करने से पहले ब्रेस्ट कैंसर की जो आगाही मुहिम है उसके लिए संडे के रोज़ साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर जुबैदा से हम बात करते हैं। कराची में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के हवाले से रेस का इनेकाद CVO के करीब किया गया। साइकिल रेस में 100 से ज्यादा खवातीन और मर्दों ने हिस्सा लिया। रेस में साइकिलिस्ट ने 3 किलोमीटर का फासला तय किया। हेल्दी एक्टिविटी है, यानी कि एक्सरसाइज के थ्रू, जिससे हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज़ है इसमें काफ़ी हद तक इसके रिस्क में कमी की जा सकती है अगर आप अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को शामिल करें, अपनी ज़िंदगी में हेल्दी एक्टिविटी को शामिल करें, अपनी ग़िज़ा अपनी खुराक को बेहतर करें। अवेयरनेस के लिए कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो मतलब एक्सपोज नहीं करती हैं, अपना मतलब बीमारी को हाईलाइट नहीं करती हैं, जो कि बहुत बड़ी और जानलेवा बीमारी है अगर ये आइडेंटिफाई नहीं होती। इवेंट के थ्रू ये अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है इस बीमारी के हवाले से, और दूसरा एक हेल्दी इन्वायरमेंट और हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है, जो कि ख़वातीन को करनी चाहिए अपनी हेल्थ के लिए और अपनी फैमिलीज़ को भी इंकरेज करना चाहिए ताकि वो आएँ, साइकिल करें, रन करें, वॉक करें। इवेंट में मर्दों और खवातीन की 5 किलोमीटर की वॉक भी शामिल थी। शुरा ने साइकिलिंग, जॉगिंग और दीगर वर्जिशों को ब्रेस्ट कैंसर समेत दीगर बीमारियों से बचाव के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। फैमिलीज को बताना ज़रूरी है कि बच्चियों को, खवातीन को रेगुलर टेस्ट करना होगा हर 6 महीने बाद, हर साल बाद, कि खुदा न खासा उनको कोई लम्ब तो नहीं है। अगर लम्ब होता है तो फिर उसका इलाज हो सकता है मुकम्मल तौर पे। एक साल में 90,000 से ज़्यादा कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं फॉर फीमेल्स ओनली, और नामालूमात की वजह से और फाइनेंशियल इनेबलमेंट की वजह से लोग अपना इलाज नहीं कर पाते हैं, और 60,000 से ज़्यादा औरतें लूज देयर बैटल टू कैंसर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इस माह को मनाने का मकसद खवातीन में छाती के कैंसर के बारे में आगाही पैदा करके खवातीन की अमवात को रोकना है। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। जी, रिपोर्ट आपने देखी। एक एक्टिविटी थी जिससे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कराची के अंदर। डॉक्टर जुबैदा काजी हमारे साथ मौजूद हैं, सदर पिंक पाकिस्तान। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो हम इस एक्टिविटी के हवाले से बात करना चाहेंगे। ऑब्वियसली अक्टूबर में हम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बार बार ऑन एंड ऑफ डिस्कशन करते हैं। वैसे तो पूरा साल होनी चाहिए जिस हिसाब से हम ब्रेस्ट कैंसर को एक जो तशवीशनाक बीमारी करार देते हैं कि खवातीन में इतना कॉमन है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में अगर हम बात करें। क्या कहेंगी गुफ्तगू के आगाज़ में? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हेयर। आपके चैनल्स के थ्रू हर साल जो है वो अक्टूबर में एटलीस्ट ये अवेयरनेस जो है वो ज़रूर क्रिएट हो जाती है, डिसैमिनेट हो जाती है लोगों में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल हम हर साल बात करते हैं, और अभी भी आपने जैसे रिपोर्ट में भी सुना कि ये बीमारी जो है वो पेंडेमिक्स की सूरत इख्तियार कर चुकी है, स्पेशली हमारी एरिया में, पाकिस्तान में और एशिया में पाकिस्तान के अंदर। तो अवेयरनेस तो हम दे रहे हैं बिल्कुल, और थ्रू आउट द ईयर दे रहे हैं। अक्टूबर में इसलिए स्पेशली ज़रा हाईलाइट हो जाती है। और ये जो अभी हमने बाइसिकल राइड की थी जो हम हर साल करते हैं, उससे ये होता है कि ज़रा हमारे जो सेशंस हो रहे होते हैं और थ्रू आउट द ईयर या अक्टूबर में बड़ा एग्रेसिवली, वो इतने पब्लिकली हाईलाइट नहीं हो पाते, वो स्पेसिफिक कम्युनिटी में हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो एक्टिविटी है इसमें आप देखेंगी कि मर्द औरत दोनों जेंडर जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हमारा जो सोशल टैबू है उसको ब्रेक करने के लिए हो जाता है कि जब हम इस तरह के इवेंट में सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द, आपने देखा होगा उनका नंबर ज़्यादा था फीमेल से, और ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस राइड थी। तो ये
हेल्दी एक्टिविटी तो थी, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारा एक सबसे बड़ा मकसद ये भी होता है अवेयरनेस में कि ये जो सोशल टैबू है जिसकी वजह से ख़वातीन लेट रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन जो है वो अपने आप को बताती नहीं है, छुपाती हैं, अपनी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करती, तो इस तरह की नेटवर्किंग के थ्रू एक इनहिबिशन ब्रेक होती है जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है हमारी सोसाइटी में ब्रेस्ट कैंसर के डिजीज़ की लेट प्रेजेंटेशन के लिए। असल अवेयरनेस तो यही है ना कि जी डॉक्टर साहिबा मैं पूछना अर्ली चाह रहा था कि डिटेक्शन पिछले करनी है, काफी बड़े अरसे से हम कोई 4-5 साल से तो हम भी देख रहे हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी काम हुआ है, ख़ास तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने अपना रोल प्ले किया और पिछले 3-4 साल से तो हम अपने एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से भी मुसलसल कर रहे हैं। कोई फ़र्क पड़ा इस के केसेस के अंदर थ्रू दिस अवेयरनेस? आपने फील किया है कि फ़र्क आया है या लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है? आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है स्लोली एंड स्टेडली, बिकॉज मैं और मेरा जो डॉक्टर टीम है ऑब्वियसली हम डेली इंटरेक्शन कर रहे होते हैं इन पेशेंट्स के साथ जो आ रहे हैं। सो पिछले जो हमने स्टैट्स अब तक अपनी जो जमा की है, स्पेशली लास्ट ईयर में आपके चैनल पर जब आई थी और हमने अनाउंस किया था कि हमने एक ऐप बनाई है, मोबाइल ऐप, जिस पे जो है वो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन मौजूद है बल्कि एक फ्री कॉल नंबर भी है, डॉक्टर कंसल्टेशंस भी हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन का पोर्टल है, तो उसके थ्रू स्पेशली हमें काफ़ी फीडबैक मिलना शुरू हुआ है। लोग अपनी चीज़ें हमसे शेयर करते हैं और आते हैं, उनको जब हम डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू हुए हैं, अपनी कंप्लेंट्स बताना शुरू हुए हैं, और इसके अलावा जहां हमने उनको रेफरल मैकेनिज्म जो हमने अपने डेवलप किए हैं सारे डायग्नोस्टिक्स के लिए और इलाज के लिए, जब हम उनको भेजते हैं तो वहाँ पर उनकी प्रेजेंस जो है वो हम देख रहे हैं कि वो आते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली है बट स्टिल उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आना शुरू हो गया है कि अर्ली डिटेक्शन की तरफ लोग जाना शुरू हो रहे हैं। जो हमारा मेन मकसद ये है कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना शुरू करें ख़वातीन और स्क्रीनिंग की तरफ जाएं ताकि बीमारी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होना शुरू हो जाए। तो इसके अंदर हमने तब्दीली बिल्कुल देखने शुरू की है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब दूसरी जानिब आपने खुद भी कहा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने एप्लीकेशन के हवाले से बात की, हम ज़रूर चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से आप एक बार फिर इस एप्लीकेशन के हवाले से ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इन पर्सन जाके एग्जामिनेशन नहीं कर सकती या जिस तरह भी उनके मामलात होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ अवेयरनेस के इशूज़ हैं, बैरियर्स हैं। अब उनके लिए ये एप्लीकेशन किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है कि वो घर बैठे भी किस तरह अपने आप को जो कहने एग्जामिन कर सकती हैं खुद से? जी बिल्कुल, ये मोबाइल ऐप बनाने का असल मकसद ही यही था, वो ख़वातीन जिनके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, जाने के, इनहिबिशंस के, कम्यूट करने के, डिस्कस करने के, तो मैं पिंक पाकिस्तान के नाम से मोबाइल ऐप जो है वो फ्री डाउनलोड हो जाती है, ईजिली डाउनलोड हो जाती है, अवेलेबल है सारे iOS और एंड्रॉइड पे। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मुझे लगता है हमने ये रखा है कि इसको मल्टीलिंगुअल रख के रीजनल लैंग्वेजेस में है, यानी इंग्लिश उर्दू के अलावा हमारी जो पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस हैं विच मेक इट ईजी कि इसका एक्सेस बढ़ाने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि वो ख़वातीन, वो लोग जो अंग्रेज़ी और उर्दू के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस सिर्फ जानते हैं तो वो आराम से उसका इस्तेमाल कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों के अंदर ये डिसमिनेट हो सके और इनहिबिशन ब्रेक हो सके। तो ज़्यादातर ख़वातीन जो जिनमें अवेयरनेस नहीं है, हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जिस तबके से ताल्लुक़ है, या ये जो लोग अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, शहरों से मेरी मुराद है कि शहरों के अंदर तो काफ़ी हद तक ख़वातीन इस मामले में जानती भी हैं, हॉस्पिटल्स भी नियर बाय अवेलेबल हैं, क्लिनिक्स भी, लेकिन मेन मसला देहातों का है। हमारी 70% आबादी रहती है और वहीं पर जो खातून है वो बेचारी तो अपना किसी किस्म का अपना जेंडर रिलेटेड मसला, किसी किस्म का मसला हो वो डिस्कस नहीं कर पाती, शौहर से भी नहीं कर पाती इनफैक्ट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उसके लिए हमने कोई कंबाइन एफर्ट की है उसको सपोर्ट करने के लिए? अगर नहीं की तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल, हमने ये किया है उसके लिए कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हमने जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ इल्हाक किया है अपना, उससे हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिली है। बिकॉज आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में हर जगह से लोग बच्चे आ रहे होते हैं, राइट, क्या गांव और क्या शहर, हर जगह के इलाकों से स्पेशली। तो हमने ओवरऑल पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है वो हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू हम उनके साथ जो है वो लिंक्ड हैं, और वहाँ पर हम उनको जो वॉलंटियर्स तो हैं और उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, मगर हम कोशिश करते हैं वो लोग जो दूर दराज के देही इलाकों से या पहाड़ी इलाकों से आए हुए होते हैं तो उनको हम स्पेशली ट्रेन करते हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी में जा कर के इन चीज़ों को लोगों को बताएं, क्योंकि आपको कम्युनिटी के साथ लिंक करना बड़ा ज़रूरी होता है। जब आपको ये बातें बतानी है वो आपको इस तरह से इन नहीं होने देते कि आप मैं
जाऊं और कहीं जाकर के अगर शुरू कर दूं अवेयरनेस तो कोई मेरी बात ना सुनेगा, ना मुझे अहमियत मिलेगी। सो जब आप उनके थ्रू कम्युनिटी में जाते हैं तो आपके लिए आसानी होती है रीच करना उन लोगों को। और ये मोबाइल ऐप में देख रही हूँ कि जब वो बच्चे जाके इसके बारे में बताते हैं, खुद हैंडी मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं, तो ये चीज़ें जो मैंने देखा है कि लोगों के अंदर इसकी आगाही शुरू हो चुकी है। बिकॉज पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद से मोबाइल का इस्तेमाल लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। हम सब ये चीज़ देख रहे हैं कि एक ऐसा चेंज आया है कि ऑनलाइन लोगों के अंदर तब्दीली आई है इस्तेमाल करने के लिए लोगों को। तो स्टूडेंट्स के थ्रू हमने इसकी डिसेमिनेशन को देखा है। इसके अलावा हम जो है वो हर क्वार्टरली बेसिस पे, मैं जो हूँ सिंध के देही इलाकों में, मैं और मेरी टीम जो डिफरेंट हमारे डॉक्टर्स हैं, हम जाते हैं पर्सनली रीच आउट करते हैं। तो हमने डिफरेंट जो है अवेयरनेस सेंटर्स अपने डेवलप कर लिए हैं उन जगहों पर जहाँ पर हम जो है वो अपनी टीम भी भेजते हैं। फिर क्वार्टरली मैप मैं खुद जाती हूँ। तो इन चीज़ों के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता हम पेनिट्रेट कर रहे हैं उन जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब चूंकि हम अक्टूबर का और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करें, हम ज़रूर चाहेंगे कि बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आपको देख भी रही होंगी, सुन भी रही होंगी, अब उनको एक बार फिर से ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जो अलार्मिंग इश्यूज़ हैं, यानी अब जो भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो थोड़े अलार्मिंग हैं, अगर उनको कोई भी विजिबल होते हैं तो वो किस तरह से उसको एग्जामिन कर सकती हैं और एज अर्ली एज पॉसिबल उन्हें कब एक डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी हमारी ख़वातीन ये जानने के बावजूद कि अगर उनको अपनी छाती में, अपनी ब्रेस्ट में किसी भी तरह की तब्दीली महसूस होती है, हाँ वो गांठ हो, चाहे शक्ल का तब्दील होना हो, साइज़ में चेंज आए, कलर में कोई प्रॉब्लम आए, निपल का अंदर की तरफ चले जाना, निपल में से कोई डिस्चार्ज होना, किसी भी तरह की तब्दीली अगर अपनी छाती में महसूस करती हैं, और उसको महसूस करने का बड़ा आसान तरीका है कि हर महीने एक दफ़ा अपनी छाती का मुकम्मल मुआयना करें, जिसका तरीका हर जगह आपको मिलेगा। मोबाइल ऐप में भी मिलेगा, आप हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा, आप या गूगल कर लें तो भी मिलेगा। तो आपको अपना मुआयना करना है, 5 मिनट का मुआयना होता है। अपने जिस्म का को देखना सीखें, उसको जानना सीखें कि उसका नॉर्मल क्या है और उससे एबनॉर्मल क्या होना शुरू हुआ है। तो जैसे ही कोई तब्दीली महसूस हो तो आपने फ़ौरन जा कर के डॉक्टर को दिखाना है। और वो डॉक्टर जो है वो बेहतरीन तो ये होगा कि अगर कोई सर्जन हो, ब्रेस्ट सर्जन हो, या कम से कम गायनोकोलॉजिस्ट हो, वो भी ना हो तो कोई भी ऐसा डॉक्टर जो छाती का मुआयना करना जानता है उसको ज़रूर दिखाइए। और फिर अगर वो आपको मैमोग्राम तशखीस करने को कहें या अल्ट्रासाउंड करने को कहें, डिपेंडिंग अपॉन द एज, तो ज़रूर वो करवाइए, क्योंकि इसका बर वक्त तशखीस होना इस मर्ज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इसका मुकम्मल इलाज हो सके। तो अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत को अहमियत देना सीखें। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली हर साल हम कोशिश यही करते हैं और ऑन एंड ऑफ ही बात करें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। डॉक्टर जुबैदा काजी सदर पिंक पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थी। एक इन्होंने कैंपेन, इतवार के रोज़ साइकिल कैंपेन, जिसमें ख़वातीन को और मर्द हजरात भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे ताकि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को लेके एक अवेयरनेस आए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अपने अंदर कोई भी चेंजेस नजर आते हैं तो ज़रूर एक डॉक्टर से कंसल्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू कम्युनिकेट। आप बात करें। बाज़ औक़ात हर बीमारी के अंदर, चाहे वो ज़हनी बीमारी है, कोई जिस्मानी बीमारी है, कोई भी मसला है, प्लीज़ आप बात करें, कम्युनिकेट करें, किसी से डिस्कस कर लें, अपनी किसी दोस्त से डिस्कस कर लें, अपनी किसी फेलो से, कज़न से डिस्कस कर लें, लेकिन उस बात को अंदर से निकालें। और जब आप किसी से डिस्कस करेंगे तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। दिस इज़ दी बेसिक थिंग। और अल्लाह करे हम जल्द इस बीमारी से निकलें। जानलेवा है लेकिन क्योरेबल है, अगर टाइमली तशखीस कर लेंगे तो बचत हो सकती है। बिल्कुल, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ फ़लस्तीन के हवाले से, जहां मज़ाहमती तहरीक हमास और इसराइल के दरमियान इस वक्त लड़ाई चौथे रोज़ में दाखिल हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। अब तक 900 से ज़ायद इसराइली मारे गए हैं। मुतज़ाद खबरें हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और 4000 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इत्तलात है। जबकि इसराइली जारहियत से 850 बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 4300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि जंग बंदी से पहले दोनों ममालिक में कैदियों का तबादला मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीन के लिए $20 मिलियन की जो इमदाद है उसका भी ऐलान किया है। इज़हार अफसोस है इसराइल के रवैये पर भी। हमारी फ्लैग्स की होस्ट सना हमायूं, वो आज सेगमेंट फ्लैग्स के अंदर पाकिस्तान में जो पैलेस्टाइन एम्बेसी है इसके डेप्यूटी हेड मिशन से मिली हैं। उनसे उनकी क्या बात हुई है सिचुएशन के हिसाब से, आपको आज के सेगमेंट में दिखाते हैं।
हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और फ्लैग्स की एक और ख़ूबसूरत एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एम्बेसी ऑफ पैलेस्टीन में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ नादिर अल तुर्क से, जो कि डिप्टी हेड ऑफ मिशन है पैलेस्टीनियन एम्बेसी में। जनाब सफ़ीर, हमें वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। हमारी आज की यह मुलाकात बहुत खुशगवार तो नहीं, लेकिन फिर भी इस वक्त जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तमाम मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तान की सपोर्ट इस मुश्किल वक्त में आपके साथ है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। हम बहुत जल्द फ़लस्तीन की आज़ादी पर जश्न मना रहे होंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों की तरफ से की जाने वाली सपोर्ट की बहुत कदर करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द ही वो वक्त आएगा और हम लोग इकट्ठे जश्न मनाएंगे। सबसे पहले ये बताएं कि फ़लस्तीन में इस वक्त क्या हालात हैं? कुछ दिन पहले सुबह के वक्त फ़लस्तीनी फ्रीडम फाइटर्स ने इसराइल के आर्मी कैंप्स पर हमला किया। ये हमला गजा के साथ ही मौजूद इसराइल की आर्मी इंस्टॉलेशंस पर किया गया। फ्रीडम फाइटर्स का ये एक्शन मस्जिद अक्सा में इसराइल की तरफ से की जाने वाली बर्बरियत का रिएक्शन था। इसराइल मस्जिद अक्सा का स्टेटस तब्दील करना चाहता है। वो चाहता है कि मस्जिद अक्सा यहूदियों की इबादतगाह में तब्दील हो जाए। मस्जिद अक्सा न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि तमाम उम्मा मुस्लिमा के लिए मुक़द्दस जगह है और इसराइल इस मस्जिद को यहूदी टेंपल में तब्दील करना चाहता है। अल्लाह ने फ़लस्तीनी लोगों को मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए चुना है। हम तो अपना काम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बाकी मुसलमान ममालिक भी हमारी मदद के लिए आएं। हमारी जंग सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने और वहाँ से यहूदी कब्जे को ख़त्म करने की है। मैं इस वक्त फ़लस्तीन में ज़मीनी सूरत हाल जानना चाहती हूँ। वहाँ आपके लोग किस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? Are your people are facing on ground? हम इस वक्त बहैसियत कौम इसराइली जारहियत का शिकार हैं। 3 दिनों से वो लोग गजा पर बमबारी कर रहे हैं। इसराइली एयरफोर्स अमरीकी जहाज का इस्तेमाल कर रही है। अहम बात यह है कि इसराइली फौजी सिर्फ और सिर्फ सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं। गजा में हमारी फौजी तंसीबात नहीं है, इसलिए वो लोग सिर्फ सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हैं, जिनमें मसाजिद, बिल्डिंग्स, स्कूल्स और अस्पताल शामिल हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तक गजा में 704 अफराद शहीद हो चुके हैं। 4000 से ज्यादा तादाद जख्मियों की है और इन सब में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हम बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि वो अपने बयानात पर नजरसानी करे। सब लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल को दिफा करने का हक है। दिफा किसके आगे किया जा रहा है? फलस्तीनी सिविलियंस के आगे? फलस्तीनी बच्चों के आगे? क्या ये दिफा का हक है? इसलिए मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये गुजारिश करता हूँ कि अपना डबल स्टैंडर्ड खत्म करें और इस मसले का हमेशा हमेशा के लिए हल तलाश करें। आखिर इसराइल की अंधी हिमायत क्यों की जा रही है? हम लोग मजलूम हैं। इसराइल मजलूम नहीं बल्कि वो तो जुल्म ढाने वाला है। 1948 से हम लोग विक्टिम हैं। 1948 से ही इसराइल हमारे लोगों पर जुल्म ढा रहा है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि दोनों मुल्कों को कबूल किया जाए, फलस्तीन की रियासत को भी तस्लीम किया जाए। 1948 के हिसाब से इस मसले को खत्म किया जाए। हमारी लीडरशिप 1948 से इस चीज के पीछे कोशा है। And the double standard which are dealing with Palestinian people and Palestinian leadership for since 1948 until now. Okay, I understand your sentiments. आपने जो हल बताया, यकीनी तौर पर वही इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है। आपके ख्याल में इस वक्त अमन कायम करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है? Provide you at this moment for a peaceful resolution. Our leadership since years requesting international community. हमारी लीडरशिप इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुजारिश कर रही है कि फलस्तीन के लोगों की हिफाजत की जाए। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो फिर हमें पूरा हक है कि हम खुद अपने लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स इस वक्त इसराइल को भरपूर जवाब दे रहे हैं। इसराइल 1948 से हमारे लोगों, हमारे देहातों और मस्जिद अक्सा पर हमला आवर हो रहा है। कुछ महीने
महीने पहले इसराइलियों ने फलस्तीन के इलाके हवारा में हमारे लोगों के घर नजरे आतिश कर दिए थे। तकरीबन 45 घर जला दिए गए थे। इन घरों में खवातीन और बच्चों को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। किसी को परवाह ही नहीं कि वो इसराइल को ये जुर्म करने से रोके। इस वक्त भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल के हक के दिफा के बारे में बात कर रही है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि तमाम कौमों को बराबर ट्रीट करें। फलस्तीनियों को भी अपने दिफा का हक है, हमें भी आज़ादी का हक है। They have the right of independence and they have the right of stability too. Your Excellency, in the light of ongoing violence, the current situation. इस वक्त फलस्तीन में जो हो रहा है, आप लोग गजा में अपने लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बना रहे हैं? Taking place, especially in Gaza, and for the safety and well-being of their own people. Actually, in Gaza we don't have safe areas. गजा में हर इलाका ही बमबारी का शिकार है। वहाँ इस वक्त कोई भी जगह महफूज नहीं। गजा में हम लोग बिल्डिंग्स की बेसमेंट नहीं बनाते, इसलिए हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम अपने लोगों को महफूज पनाह दे सकें। लेकिन इसराइल ने ऐसी जगहें बनाई हुई हैं। हम लोग मजलूम हैं। इसराइल इस वक्त हम पर बमबारी कर रहा है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम अपना दिफा कर सके। सिर्फ अल्लाह हमारा दिफा कर रहा है, इसके अलावा कोई नहीं। Anything to defend ourselves, only Allah umbrella is defending us, nothing else. How do you view बैनुल अक़वामी इदारों का किरदार आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर UN और OIC? United Nations and OIC. We are in the peace process since 1991. हम 1991 से अमन के क़याम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। 1991 में हमारी लीडरशिप ने जब मैड्रिड में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तब से हम क़याम अमन के लिए कोशा हैं। मगर इसराइली फौज की वजह से 20 साल तक मुज़ाकरात नाकाम ही हो रहे हैं। 30 साल हो चुके हैं, हमें इसराइल से कुछ नहीं मिल सका। इसराइल अमन नहीं चाहता। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है, वो भी सिर्फ फलस्तीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अक़वाम के लिए। इस तनाज़े को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि महज ये सिर्फ एक जंग है, बल्कि हम अपने मुक़द्दस मकामात का दिफा करना चाहते हैं। OIC का क़याम 1969 में हुआ, जब इसराइल ने किबला अव्वल पर कब्जा कर लिया था। OIC का क़याम दर हकीकत मस्जिद अक़सा के दिफा के लिए हुआ था और हम मस्जिद अक़सा का दिफा करने का बुनियादी हक पूरा करते रहेंगे, जो पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। हम अपना फ़र्ज पूरा करते रहेंगे और हम इस सिलसिले में मुस्लिम ममालिक से मज़ीद सपोर्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। In this cause by supporting and defending Aqsa Masjid and Palestinian people. Definitely, as a Pakistani, we बिल्कुल, बतौर पाकिस्तान हम इन पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान भी कश्मीर में इसी तरह के मसाइल से दो चार है। हम उम्मीद करते हैं कि मसला कश्मीर भी किसी दिन हल हो जाएगा। अब इस सारे मामले पर पाकिस्तान की सपोर्ट को कैसे देखते हैं? We appreciate the Pakistani support. हम पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान के हाथ में जो कुछ है वो कर रहा है। क़ायद आज़म मसला फ़लस्तीन में हमारे अजीम सपोर्टर थे। उन्होंने अपने उसूलों और विजन के जरिए फ़लस्तीन को सपोर्ट करने का आगाज़ किया और उस वक्त से लेकर अब तक तमाम पाकिस्तानी लीडरान फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरान और पार्टियां मसला फ़लस्तीन पर हमारी सपोर्ट करते हैं। हम पाकिस्तान से मज़ीद मजबूत ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन पाकिस्तानी लोगों को भी मस्जिद अक़सा में नमाज अदा करने का मौका मिलेगा, जब हमारा किबला अव्वल इसराइल के कब्जे से आज़ाद हो जाएगा। आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद मजबूत बनाती है। हमें यकीन है कि हमें जल्द आज़ादी मिल जाएगी। Will this conflict sabotage the relationship between Israel and Saudi? इस सारे मामले पर आप सऊदी अरब का किरदार कैसे देखते हैं? Prosper relationship. The only way to get and reach peace and stability for Israelis people. इसराइल के लिए अमन के क़याम का वाहिद रास्ता फ़लस्तीन के साथ मिल बैठने का है। इसराइल का तनाज़ा हमारे साथ है, न कि किसी और मुल्क के साथ। इन्हें गलत दरवाजा खटखटाने के बजाय सही रास्ता ढूंढने की जरूरत है। वो बेशक पूरी दुनिया से ताल्लुकात अच्छे बना लें, लेकिन फ़लस्तीन के साथ अमन कायम करने के लिए ये सूदमंद नहीं। इन्हें फ़लस्तीन के साथ मिल बैठकर कोई हल निकालना होगा। And we create peace in the region and in all the world, inshallah. This is the only way. There is no other way, actually.
And in the end, Your Excellency, आखिर में आप पाकिस्तानी कौम के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? any special message to our Pakistani people right now? For our Pakistani people, we all share. तमाम पाकिस्तानियों के लिए अमन और मोहब्बत का मेरा पैगाम है। फ़लस्तीनी अवाम के लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा आपकी सपोर्ट को याद रखेंगे और कायदे आज़म को याद रखेंगे। उन्होंने हमेशा फ़लस्तीन के हक़ की बात की। पाकिस्तानी नस्ल दर नस्ल कायदे आज़म के विजन और सपोर्ट की पैरवी कर रहे हैं। हम इसको सराहते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन बहुत जल्द हम मस्जिद अक्सा में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। हम आपको फ़लस्तीन में खुशामदीद कहेंगे। बतौर फ़लस्तीनी पाकिस्तान में रहना ऐसा ही है जैसे मैं अपने घर में रह रहा हूँ, और आप जब भी फ़लस्तीन आएंगे तो वहाँ खुद को अजनबी नहीं पाएंगे। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप अपने ही घर में हैं। Palestine Zindabad, Pakistan Zindabad, all the best. थैंक यू वेरी मच। और इसी नोट पर आपका शुक्रिया अदा करेंगे एंड आई होप कि आप लोगों को इस वक्त करंट सिचुएशन जानी होगी और अपने और हम सब की दुआ है कि ये वायलेंस जल्दी ख़त्म हो और गाज़ा के और फ़लस्तीन के लोगों की सलामती के लिए हम सारे दुआ गो हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक आज गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। सैयद मेहदी बुखारी पाकिस्तान के फोटोग्राफर जिनकी तस्वीरों को आलमी शोहरत मिली, उनसे क्या बात हो रही है आज के सेगमेंट में आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और सैयद मेहदी बुखारी साहब हमारे मेहमान हैं। उनकी एक बहुत ही अनोखी और ख़ूबसूरत तस्वीर के साथ हम इस सेगमेंट में हाजिर हैं, और उसके पीछे हर अच्छी और आला तस्वीर के पीछे कोई ना कोई दिलचस्प कहानी होती है। और आप देख रहे हैं जो भी ये सेगमेंट्स देखते हैं कि बुखारी साहब की जितनी भी कमाल तस्वीर हैं जिनको आलमी पजीराई हासिल हुई और बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत कमाई और पाकिस्तानी सियाहत की फ़रोग में उन्होंने किरदार अदा किया, ये तमाम तस्वीरों के पीछे कोई ना कोई अनोखी और कमाल कहानियाँ हैं और अनकही कहानियाँ हैं। और जब आप वो कहानी से आप वाकिफ़ होते हैं तो आप बड़े हैरान होते हैं कि इस तस्वीर को इस जाविये से हमने देखा ही नहीं कि इसके पसे पर्दा इतनी दिलचस्प, इतनी कमाल कहानी है फ़ोटोग्राफ़र की। आज जो तस्वीर है ये भी बड़ी कमाल तस्वीर है और उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। और बाकी जो कहानी है तो बुखारी साहब खुद ही बताएंगे। बुखारी साहब ये इस कहानी के बारे, इस तस्वीर के बारे में और उसके पसे पर्दा जो कहानी है उसके बारे में बताइए। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा सन है? ये सन 2018 है। अच्छा ठीक है। ये सपत बीच है। सपत बीच मकरान कोस्टल हाईवे को छोड़ के 12 किलोमीटर ऑफ रोड है, अंदर की जानिब आपको रोड छोड़ना पड़ता है। ठीक है। मकरान कोस्टल हाईवे ये अपना बलोचिस्तान को आता है। किस मकाम पे जो मकरान कोस्टल हाईवे किस मकाम पे आपको 12 किलोमीटर छोड़ जाना पड़ता है? ये आपको जो नानी बंदर है उससे पहले और वो जो मड वॉल्केनो है उसके दरमियान एक रूट है, उधर छोटा सा एक साइन भी लगा हुआ है सपत बीच इस साइड पर। अच्छा, वो जो सपत बीच है ये दलदली ज़मीन रास्ते में आती है। 4x4 आप कार पे तो तस्वुर ही नहीं होता। अच्छा, वो दलदली ज़मीन भी ऐसी है कि वो आंखों से नज़र नहीं आती कि ये दलदली होगी, लेकिन नीचे उसके पानी है, टायर उसमें जमते हैं। उस तरफ को गाड़ी डाली है तो फंस गई। जाते हुए हमने किसी तरह निकाल ली। हम 3 लोग थे, सपत पे पहुंचे। अब ये जो आर्च मुझे नजर आई ना, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो उसके पीछे इस आर्च के बीच में से कश्ती गुजर रही है माहीगीर की। अब ये एक दूर दराज का साहिल बलोचिस्तान का, यहाँ पे आमदोरफ्त समुंदर में है ही कोई नहीं। अब जो मेरे साथ 2 साथी थे वो दोनों कराची से तल्लुक़ रखते थे। अब मुझे क्या शाह जी तस्वीर खींचे चले। मैंने कहा नहीं यार, मैं चाहता हूँ इसमें कोई कश्ती हो। तो कश्ती इधर कहाँ से आएगी, इधर तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं सिवाय खाली समुंदर के। मैंने कहा चलो वेट करते हैं, अभी बहुत टाइम है शाम होने में। वेट करते रहे। अचानक मुझे एक दोस्त ने आवाज़ दी, आ गई है कश्ती। अब कश्ती दूर से आ रही है और मैं उस वेट में हूँ, मैं ट्राइपॉड लगा के बैठ गया हूँ। मैं उस वेट में हूँ कि जैसे ये आर्च के बीच में आएगी ना तो तब तस्वीर आएगी। ठीक है। इस कश्ती ने यहाँ तक पहुँचते हुए भी 1 घंटा लगाया, जहाँ से हमारी इस पर नज़र पड़ी कि आ रही है इस जानिब को। तस्वीर आ गई। कहानी ये है कि हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। उसी दलदली इलाके में आके आप गाड़ी फंसी है। अच्छा, इस कहानी को आगे जाने से पहले एक तो ये है कि ये जो शिप है या जो भी किश्ती है
ये जब मैंने देखी इस तस्वीर को तो मुझे फहमो गुमान भी नहीं है कि 1 घंटा आप इस तरह वेट कर रहे हैं और उसके पीछे इतना कशट है, इतनी मेहनत है। ये तो बिल्कुल इस जाविये से मैंने नहीं देखा। तस्वीर बहुत खूबसूरत है। लोग बेसिकली जनरली यही समझते हैं कि शायद ये तस्वीर इसी तरह आ जाती है कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ हो और उसके बाद आप, लेकिन जो कंपोजिशन है उसके पीछे एक आर्टिस्टिक अप्रोच होना, ये तमाम चीज़ें भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। आगे जाने से पहले एक सवाल आपसे और, आपने कहा कि आप वहाँ पे आराम से बैठ गए कि जब कोई किश्ती आएगी या उसकी बात करेंगे। मैं इसको किसी हद तक ये करूँ कि आपकी ज़िंदगी में जिस तरह एक कोई इंसान होता है ना, वो जो मछलियाँ पकड़ते हैं तो वो कुंडी डाल के ना, तो उसके बाद वो बड़े सुकून से साहिल की रेत पे बड़े आराम से वेट करते हैं। अच्छा, वो बड़ा अच्छा टाइम होता है, वो समझते हैं कि लोग बड़ा क्वालिटी टाइम है। तस्वीरों में इस तरह का क्वालिटी टाइम आपने काफ़ी गुजारा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे। जी हाँ, मैंने आपको कहा, मेरा मानना ये है कि अगर आप तस्वीर ले रहे हैं तो फिर ढंग की लें। जो आपके जहन में नक्शा बन गया ना उस जगह का, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना। वो तो करना है। मेरा मतलब ये है कि वो जो इंतजार है वो सौबत तो नहीं है ना, उसको आप एंजॉय करते हैं। नहीं, वो मैं बिल्कुल रिलैक्स टाइम गुजर रहा है, सिगरेट पियो, आगे पीछे घूमो, बैठ जाओ सुकून से। मुझे ये नहीं है। इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट जहाँ से आपकी मिजरी स्टार्ट होती है वो क्या है? मिजरी ये है कि गाड़ी जब वहाँ पे वापसी के सफर में उस दलदली इलाके में फंसी है, फिर नहीं निकली। वो काफी हालात खराब हो गए, धक्के लगा के हम सर से पांव तक कीचड़ में, 3 थे टोटल, कीचड़ में हम लथपथ हो गए, शक्लें पहचानी नहीं जा रही थी, मिट्टी के बुत बन गए क्योंकि टायरों से वो कीचड़ उठता था। आखिर थका हार कर फैसला किया कि एक बंदा हम में से पैदल जाएगा कोस्टल हाईवे तक और वहाँ से मदद लेगा, कोई गाड़ी आएगी वो हमें टो करेगी, निकलेंगे। अब 2 लोग गए और मैं वहाँ पे अकेला। मैंने कहा 12 किलोमीटर है। हाँ, वो जिस जगह पे जीप फंसी है वहाँ से कोई 5 किलोमीटर था। अब वो गए हैं और रात हो गई, अब मैं अकेला, उनको गए इतना टाइम हो गया कि मैं अब घबराने, मैं कहा इतना टाइम लगता नहीं चाहिए सड़क तक जाते हुए। खैर देखा मैंने, लाइटें 2 हेडलाइटें इस तरफ आ रही हैं, मुझे तसल्ली होगी कि मदद आ गई। वो मदद आई, लेविस की गाड़ी थी। लेविस की गाड़ी ने उसको बांधा और टो करना शुरू किया। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो लेविस की गाड़ी भी फंस गई, हमारी भी फंस गई। अब उनकी भी फंस गई, उनके को गियर खराब था, खस्ता सी गाड़ी थी लेविस वालों की। अब वो भी ना निकले और हमारे भी ना निकले। अब लेविस वाले जो 2 एहलकार थे ना, उन्होंने अपने वायरलेस पे मदद मांगी। उनको जवाब मिला कि कोई मोबाइल अवेलेबल नहीं। अब हो गई रात, अब वो वीराना है और उधर कीचड़ में आप फंसे हुए हैं। हाँ, जिसने तस्वीर देखनी है वो तस्वीर देख के अच्छा बहुत अच्छी तस्वीर है, वो आगे निकल जाता है। उसके पीछे आप अंदाजा लगाएं कि क्या कहा। अच्छा, लेविस वाले ही अपने भाइयों को कह रहे हैं कि कोई मोबाइल अवेलेबल नहीं है, अब आप वेट करें। और कितना वेट करें, गैर मुय्यना मुद्दत। अच्छा, अब लेविस वाले जो थे उनको कहानी ये सुनाई गई थी कि जो बंदा फंसा हुआ है ना, मेरा नाम लेके जो मेरे दोस्त गए थे, वो डॉन का राइटर और दिस एंड दैट है, अगर उसको रेस्क्यू ना किया तुम्हारी पेटियां उतर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कोई मदद को आ ही नहीं रहा था। इवन लेविस वाले भी एक्सक्यूज कर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पेट्रोल पे हैं, हम पेट्रोलिंग छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, जब उसको इसी तरह मना, अब उनके जेब में ये था, उन्होंने यही कहानी वायरलेस पे सुना दी कि हम जिस बंदे को रेस्क्यू करने आए थे तो वो तो डॉन का राइटर और दिस एंड दैट, ये बात प्राइम मिनिस्टर तक चली जाएगी, सीएम तक चली जाएगी, हम रेस्क्यू के मिशन पे हैं, तो अब हमारी भी फंस गई है, तो देख लो फिर क्या करना है। अच्छा, अब उन्होंने इस बात पे भी बिलीव कर लिया। उन्होंने फिर और मारा से गाड़ी भेजी, वो गाड़ी आई, आधी रात तक हम रेस्क्यू हुए हैं, 3 गाड़ियाँ फिर क्यू में लग के। अब मसला ये हुआ कि वो पुलिस वाले कहें कि क्रेडिट तो हमारा है, तो इन साहब को हमने सिक्योर किया ना, रेस्क्यू किया, ये हमारे साथ और मारा थाने जाएंगे, इंस्पेक्टर साहब वेट कर रहे हैं जिन्होंने गाड़ी भेजी है। अब लेविस वाले के नहीं, हम लसबेला जा रहे हैं, ये हमारे साथ 2 अपोजिट सीन में। लेविस वाले के इसको हमने रेस्क्यू किया, ये हम, अब मकसद आपने कहाँ जाना था वैसे? सर मैंने लसबेला ही जाना। आपका दिल करेगा कि लेविस वाले ले जाए। हाँ, लेविस वाले ले जाए। अब उन दोनों की आपस में बहस हो रही है और कालों पे काले भी हो रहे हैं, उनको भी काले आ रहे हैं, उनको भी काले आ रहे हैं। अब मसला है क्रेडिट लेने का कि जिसको हमने रेस्क्यू किया उसके साथ खड़े होकर तस्वीर लगा के और लिख दें कि ये रेस्क्यू हुआ। अब जब बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कोई डिसीजन नहीं हो रहा, तो फिर वो कांस्टेबल शायद अली रूम मुझ में आ गई। मैंने फिर उनको, मैं कहा यार इंसान के बच्चे बनो, ठीक है, आप कहाँ और मारा 100 किलोमीटर मुझे पीछे लेके जा रहे हो, मेरा रास्ता लसबेला की जानिब है, मुझे जाने दो। तो वो कहें इसकी तो गाड़ी खराब है, लसबेला भी कैसे जाएंगे? मैं कहा तो आप ही छोड़ दो यार, ये तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, कम से कम मेन रोड पे मैं आ गया। अब कोई ना कोई गुजरता, कोई ट्रक कुछ ना कुछ तो गुजरेगा, मैं चला जाऊंगा। उसके पीछे ये कहानी है सर जी, रात 2 बजे जाके जान खलासी। तो आप कभी आपने ज़हन में आया है
अच्छा हुआ नहीं आया, मतलब ये है कि हमारी ये जो सेगमेंट्स का सीरीज़ है ये पूरी हो जाए और उसके बाद ही आपके जहन में आए, वो ये है कि एक पूरी किताब बन सकती है बड़ी आराम से कि एक तस्वीर और उसके आगे उसकी सारी कहानी और उसकी तस्वीर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ये हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद आप कभी आपके जहन में इस तरह का है कोई प्लान? बड़ी मज़े की स्टोरीज। देखिए मैं ट्रैवलर हूँ, मेरे पास इतने किस्से हैं, लोगों की हंसी के भी, गम के भी, बहुत मखदूश हालात में भी मैं लोगों को मिला हूँ, बहुत अच्छे हालात में भी मिला। ट्रैवलर के पास किस्सों की कमी नहीं। और मैं चूँकि 15 अब तो 20 साल होने को है फोटोग्राफी करते, तो मैं अपनी भी कोई तस्वीर देखता हूँ ना कहीं मेरे सामने आ जाए स्क्रॉल करते हुए, तो मुझे उससे मुतलका जो कहानी होती है ना वो फ़ौरन मेरे दिमाग में रिफ्रेश हो जाती है कि ये मैंने कब ली थी, क्या हुआ था, कैसे मैं इस जगह पहुंचा था और इधर क्या वाक़या हुआ था। तो वो लिखने में आओ तो पूरी बुक बन सकती है। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं क्या कमाल। अच्छा एक तो ये आपको आपने ये देख रहे हैं, हम आपको जूम इन करके दिखा रहे हैं कि ये जो शिप है इसकी तरफ तवज्जो तो यकीनन जाती है, इसने बड़ी अच्छी कंपोजिशन के अंदर इसका किरदार है, लेकिन आपकी तवज्जो कभी ये नहीं जाएगी कि ये शिप के इंतज़ार में एक फ़ोटोग्राफ़र जो है वो कितनी देर से बैठा हुआ है, फिर वो शिप आता है, फिर वो 1 घंटा इसकी मूवमेंट है इस आज के अंदर, और कितना एक कमाल काम है और उसके पीछे कितनी मेहनत है, और उसके बाद दलदली इलाके में फंस जाना और फिर तमाम अपनी कहानी सुनी। हर तस्वीर के पीछे ऐसी ही कहानी है। हर किसी जितने भी बड़े शाहकार होते हैं, इवन पेंटिंग के अंदर आप जाएं या आप अफसाना निगारी के अंदर जाएं या आप किसी भी हवाले से आर्ट की किसी भी शक्ल को देखें, उसके किसी भी शाहकार के पीछे बहुत ही कमाल कहानी होती है, और उन्हीं कहानियों से तारुफ और उन्हीं कहानियों से आगाह करने के लिए हम आपको इन सेगमेंट्स में इस तरह के आर्टिस्ट से मिलवाते हैं। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। हम बात कर लेते हैं कुछ म्यूजिक के हवाले से। ऑफ एंड ऑन हम आपको थोड़ा सा आपका दिन बेहतर करने के लिए हल्की सी डोज दिया करते हैं अलग से म्यूजिक की, और कभी बहुत अच्छे बड़े सिंगर्स भी हमारे साथ होते हैं, जैसे लास्ट टाइम जावेद बशीर साहब थे, और कभी हमारे नए आर्टिस्ट जो बड़े टैलेंटेड हैं, करियर का आगाज़ कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हम साथ लेकर आते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन सिंगिंग करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त सिंगिंग करते हैं। अबीर हुसैन इनका नाम है। ऑफिशियल साउंड ट्रैक्स भी कर चुके हैं प्रोफेशनली, अच्छे बड़े म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी अपनी जो गुलकारी का इनका करियर है उसका हम कह सकते हैं कि एक टेक ऑफ स्टेज है। तो हमने कहा कि आज हम अबीर को बुलाएं, उनसे बात करें और आपसे उनका तारुफ भी कराएं। हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वेलकम अबीर। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का। हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है मौसीकी का सफ़र? मौसीकी का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, ऑन एंड ऑफ, यू नो, एज यू सेड के भी मेरा साथ साथ प्रोफेशनल कैरियर भी साथ साथ चल रहा है। सो म्यूज़िक को भी मैं एज अ प्रोफेशन ही देख रहा था, बट यू नो साथ साथ आपको देखना पड़ता है कि अपने मेन प्रोफेशन को भी साथ साथ लेके ब्रेड एंड बटर जिससे आपने करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो सब कुछ ब्रेक थ्रू मिले इन बिटवीन दैट। तो एक मैंने OST अभी किया था कुछ साल पहले, मिस्टर एंड मिसेस शमीम, एक ZTV के लिए एक हम लोगों ने बेसिकली किया था विद इन कोलैबोरेशन विद जैन ज़ोहेब, और सो उसकी काफ़ी अच्छी फीडबैक आई। उससे पहले मैंने अपना एक ओरिजिनल किया था, उसकी भी काफ़ी अच्छी फीडबैक आई। तो कितना अरसा हो गया अभी आपको सिंगिंग करते हुए? मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी से ही कंटिन्यू किए हुए हूँ। यूनिवर्सिटी में मैंने ऑल पाकिस्तान कुछ कॉम्पिटिशन्स विन किए हुए हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद यूनिवर्सिटी, या एब्सोल्युटली पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने अपना बैंड बनाया था, मैंने बैंड के साथ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म किया ऑन डिफरेंट गिग्स एंड कॉन्सर्ट। बट आफ्टर दैट, यू नो, डिग्री के बाद काफ़ी यू नो गैप आ गया, क्योंकि हर जो बैंड के जितने मेंबर्स थे ऑल लाइक पार्टनर्स साथ साथ ही पढ़ते थे हम लोग। कितना गैप आया वैसे? I was graduated in 2016. Okay. So ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि सारे मोस्टली आर्टिस्ट इस गैप से गुजरते हैं, कुछ लोग फिर उस गैप के बाद कंटिन्यू नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। नहीं, लेकिन आपने किया। एक्चुअली मैं कंटिन्यू सोलो कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वाई मैं अब रिकॉर्डिंग साइट्स पे आ गया हूँ। पहले हम लोग लाइव ही परफॉर्म करते थे ओनली, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि रिकॉर्डिंग्स अगर आपके अपने ओरिजिनल्स नहीं होंगे सो आपको उस तरीके से कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज ये टाइम कुछ इस तरह की डिमांड कर रहा है। सो इस वजह से फिर मैंने रिकॉर्डिंग्स शुरू की। अभी मैंने रिसेंटली अभी एक कर रहा हूँ एक साउंड ट्रैक, जॉन एलिया की गज़ल है, उसको भी रिकॉर्ड तो अभी आपकी आवाज़ हमने तो नहीं सुनी और हमारे बहुत सारे देखने वालों ने सुनी भी होगी, किसी ने नहीं भी सुनी। हम चाहेंगे कि अपनी आवाज़ का हमारे लिए तारुफ है आपकी आवाज़ का, हम चाहेंगे कि आप ज़रूर कराइए।
आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में आफतों के दौर में आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह वाह, नुसरत फतेह अली खान द लेजेंड, उनका ये गाया हुआ, उनकी गाई हुई गजल, गीत भी कह ही सकते हैं इसको, कुछ तेज भी गाया हुआ है इसको कुछ लोगों ने। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा हमें आपको सुन के। और आपने कहा कि आपने अपने ओरिजिनल गाने भी एक रिकॉर्ड किया, दो किया? जी जी, अभी एक रिकॉर्ड किया, अभी दूसरा चल रहा है। कुछ सुन सकते हैं हम ऐसा हल्का फुल्का सा? ये एब्सोल्युटली। दिल में बसा चेहरा तेरा, तू मेरे दिल की दुआ, तू पास है मेरे अगर हंसता रहूंगा सदा, मेरे सामने तू ही तू रहे, क्या करूं मैं मुझको बता। दिल में बसा चेहरा तेरा, तू मेरे दिल की दुआ, तू पास है मेरे अगर हंसता रहूंगा सदा। वाह वाह, Very nice, कुछ very आर्टिस्ट nice. ऐसे होते हैं ना जो उनकी अपनी जो कहते हैं ना कॉम्पोजिशंस होती हैं उनको जी, बहुत जी। ही अच्छे से निभाते हैं और प्रायः जो कॉम्पोजिशंस होती हैं वो शायद इतना कंफर्टेबली नहीं गाते। आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। तो मजीद क्या इरादे हैं, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक यू लाइक टू डू? सिंगल्स पे ही काम कर रहे हैं? और जैन ज़ोहेब का जो कि आपने रेफरेंस दिया, तो उनका तो जो जॉनरा है वो थोड़ा कवाली है या सूफी है। जी जी बिल्कुल। दो के कमर्शियल म्यूजिक भी उन्होंने किया, लेकिन जो जॉनरा उनका है, तो वैसा कुछ कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, एक्चुअली आई नो माई वॉइस टेक्सचर के मेरा थोड़ा सॉफ्ट है वॉइस टेक्सचर, तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में चलता है। अभी जो हम लोगों ने OST भी किया उसमें ये कि एक पार्ट बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है और उसके बाद फिर जैन ज़ोहेब कवाली उसको वो कवाली में कन्वर्ट करते हैं। सो समी खान वाज जीनियस कंपोजर, उन्होंने बेसिकली मुझे इस पे ऑन बोर्ड किया एंड मैं उस पे बड़ा ज़बरदस्त वो एक एक्सपेरिमेंट रहा उनका। सो इसी तरह का मुझे आई नो माई फील कि मैं किस तरीके से मैं अपने गाने सारे इसी तरीके से इसी जॉनरा के कंपोज करता हूँ। एक्चुअली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फ्रॉम बॉलीवुड सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, सो मेरी कॉम्पोजिशन में वो चीज़ नज़र आती है सारी की सारी। सो अभी रिसेंटली हम लोग एक जॉन एलिया की गज़ल है उस पर भी काम कर रहे हैं। Which गज़ल? सो वो है अजब एक शौक सबर पा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं। क्या बात है। अच्छा भी ये बताइए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जैसे आपने कहा कि आप बॉलीवुड के जो एक ट्रैक्स हैं उनसे बड़े इंस्पायर्ड हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट में किसको सबसे ज़्यादा सुनते हैं या जिसका म्यूज़िक आपको लगता है कि आपकी आवाज़ के टेक्सचर के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज करता है? मेरे फेवरेट आर्टिस्ट शफकत अमानत अली खान साहब हैं। मैं इनको काफ़ी देर से फॉलो करता हूँ, सुनता भी हूँ बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अहमद जहां ज़ैब साहब
को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। इसी तरीके से सजाद अली साहब, एवरीबॉडी इज अ फैन। ऑफिस में क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेट मिलता है? ये भी ऑफिस छोड़ के आए हैं, मतलब मुझे नहीं पता, बॉस को बताया तो आपने बता दिया। हमें अब सॉरी मैंने बता दिया। अब तो ऑफिस में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है अबीर, बीइंग अ सिंगर, बीइंग एन आर्टिस्ट, किसी की बर्थडे हो, कोई केक वेक कट रहा हो, आओ अबीर यार अपनी सुरीली आवाज में बर्थडे विश करो। ऐसा होता है एक्चुअली आई यूज्ड टू अवॉइड बिकॉज मतलब इतनी अर्ज़ान नरखों पे दस्तयाब नहीं है हमारी गायकी। नहीं, वेरी सैडली, बट ऐसा है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये देखा जाता है कि इफ़ अ पर्सन इज डूइंग समथिंग, अगर वो एक काम कर रहा है तो दूसरा काम अच्छे से नहीं कर सकता। तो ऐसे मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम? या एब्सोल्युटली। मैं तो इसलिए अब बिल्कुल भी शोकेस नहीं करता। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में भी बहुत चंद लोगों को पता है कि तो अभी तो उनको पता लग गया होगा, किसी ने देख लिया होगा सोशल मीडिया के बाद। लेकिन मैं अपील करूंगा जो ऑफिस मेट्स हैं, आप सपोर्ट करें। ये चीज़ आपको 1-2 साल के बाद पता चलेगी कि हु वर यू सपोर्टिंग। ये टैलेंटेड है, और टैलेंट पानी जो होता है ना अपना रास्ता खुद बनाता है। टैलेंट भी एक पानी की तरह होता है, वो रास्ता बना लेता है अपना। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं एंड वी होप कि आपको सारी सपोर्ट मिले। अच्छा आप कर रहे हैं, तो इसी शौक के मद्देनजर इसको रखते हुए आखिर में कुछ और हमें सुनाइए और हम आपको विद योर वॉइस सी ऑफ करेंगे। थैंक यू। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आंखें तुम्हारी, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, के जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन। वाओ, सुपरदास्टिक अबीर, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अबीर हुसैन फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल जॉइन यू अगेन। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इंसान अपने पुख्ता इरादे और अज़्म के साथ यकीनी तौर पर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, मगर इंसान की तदबीरें अपनी जगह, खुदा की तदबीरें अपनी जगह, और वो बराबर साबित नहीं होती जब खुदा की तदबीरें सामने आती हैं। भाई शहरोज़ काशिफ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे स्टार माउंटेनियर हैं और आपको मालूम है कि मुसलसल हम उनकी बात करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं जब वो दुनिया की मुख्तलिफ बुलंद तरीन चोटियाँ सर करते हैं। ही वॉज सपोज टू बी द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड, जिन्होंने 14 8000ers सर करनी थी, 13 सर कर चुके। आखिरी चोटी जो कि चीन में है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले हमने आपको बात भी की थी, पहाड़ शीशा पंगमा से एक बर्फानी तोदा गिरा है जिसमें 4 अफराद इसमें हलाक भी हुए। शहरोज़ काशिफ साहब, नाइला कियानी और सरबाज, तीनों हमारे जो माउंटेनियर हैं, इन समेत 3 पाकिस्तानी को पैमा बाल बच गए। वो भी इस समिट के लिए जा रहे थे। तो तीनों ने जनाब अब इस पहाड़ को सर करने का इरादा तर्क कर दिया है। शहरोज़ का इस हवाले से ये कहना है कि वो चाहते थे कि ये हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इज बीन अनलकी, तो ऐसा नहीं हो पाया। डू वी हैव द साउंड ऑफ शहरोज़? यस, हमारे पास साउंड है, हम शहरोज़ जरा सुनवा दीजिए, सुनवा दीजिए। साकी गई है बहार और दिल में रही है हवस, अब तू मिन्नतों से जाम दे और मैं कहूँ कि बस। सो दिस इज़ द टाइम I have to go back to my homeland. Sir Muslim sir, thank you so much. आपने हमेशा से बहुत दुआएं दी हैं और yes, won't be able to complete my 14, but sometimes you know your tongue must confess and your head must bow that this is the greatest of all time and you cannot fight the nature. And sometimes you have to accept the reality and move on, and that's what I'm doing here. तो congratulations, आप ओल्डेस्ट बन गए, 13 वीक्स करने वाले और मैं यंगेस्ट। तो बस अभी यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ और आई थिंक यू कैन नॉट फाइट द नेचर, यू हैव टू रिस्पेक्ट द माउंटेन्स, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, रिस्पेक्टिंग द माउंटेन्स एंड एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड जस्ट bowing my head and going back. So thank you so much for supporting me all the time.
That's really sad. अल्टीमेटली कोशिश है जो मैटर करती है। शहरोज आपने कोशिश की है और मे बी अल्लाह ने आपके लिए इससे कुछ बड़ा रिवॉर्ड रखा हुआ हो, तो लेकिन बहुत हमारी बेस्ट विशेस। आपने अब तक जो किया बहुत कमाल किया। सो मौसम के आगे तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। इन द एंड जाते जाते आपको पता है जब भी वर्ल्ड कप हो, PSL हो, कोई गाना पसंद नहीं आता तो कौन रेस्क्यू करने आते हैं आपको? अली जफर। कुछ अच्छा बना रहे हैं अली जफर। लेट्स सी के वर्ल्ड कप का जो तराना हमें रणवीर सिंह वाला से बेहतर सुनने को मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।